तो बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषता है। पहली विशेषता हम लोगों को जो देखना है उसका क्षेत्र है बालकों के बारे में समझ, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा की पहली विशेषता अगर आप देखेंगे इस पॉइंट के अंतर्गत बालकों के समझ के बारे में, तो पहली विशेषता आती है कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट। दूसरा दूसरी जो इसकी विशेषता है वो ये है कि निहित शक्तियों के विकास के लिए, निहित शक्तियों के विकास के लिए, टू डेवलप द हिडन पोटेंशियल, टू डेवलप द हिडन पोटेंशियल। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि शिक्षा ये मानता है कि प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक बालकों के अंदर बहुत सारी क्षमताएं निहित होती हैं। हम अलग से नहीं डालते हैं, हम सिर्फ एक स्टिमुलस का काम करते हैं कि उसकी ये क्षमताएं बाहर निकल आए। शिक्षा की विभिन्न परिभाषाओं को जब आप पढ़ेंगे, उसी क्रम में स्वामी विवेकानंद की एक परिभाषा है कि शिक्षा मनुष्य में विद्यमान शक्ति निहित पूर्णता का प्रकाश है। मनुष्य के अंदर निहित पूर्णता का प्रकाश ही शिक्षा है। ऐसे ही एक परिभाषा प्लेटो देते हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य के अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं जो उसके मस्तिष्क में खोई हुई है, उसको जागृत करना या उसको बाहर निकालने का काम शिक्षा करती है। ठीक है। महात्मा गांधी की परिभाषा को ही देखें कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है मनुष्य के मन, शरीर और आत्मा का उत्तम विकास करना। तो जो भी चीजें आपके अंदर पहले से मौजूद है उसको बाहर निकालने का काम करती है शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा में ही इस बात की समझ सबसे पहले आती है कि मनुष्य के अंदर ही शक्तियां निहित हैं, आप बाहर से डालने का काम नहीं करते, उसको बाहर निकालने का काम शिक्षा करती है। तो बालकों के समझ से रिलेटेड ये दूसरा पॉइंट है कि उनमें निहित शक्तियों के विकास के लिए। इसके बाद अनडाउटली व्यवहार में परिमार्जन के लिए, व्यवहार में परिमार्जन के लिए इसका मतलब होता है टू रिफाइन द बिहेवियर, बिहेवियर को रिफाइन करने के लिए। वाला पॉइंट फिर से रिपीट कर दिया, आवाज ठीक नहीं आ रहा था। व्यवहार के परिमार्जन के लिए, व्यवहार के परिमार्जन के लिए। इसके बाद है कि शिक्षकों को इस बात की समझ दिलाने के लिए भी कि बालकों के दोष का मूल कारण शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों में छिपी हुई। ठीक है। शिक्षकों में यह समझ विकसित करना कि बालकों के दोषों का मूल कारण उनकी शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों में छिपी हुई है। यानी किसी भी तरह का दोष हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो टीचर ये समझ जाए, किसी भी समस्या, ये ध्यान दीजिएगा प्रैक्टिकल यूज है इस लाइन का। आप भी कल को जब टीचर बनेंगे तो आपके सामने भी ये प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये कह रहा है कि जो भी प्रॉब्लम बच्चे के सामने में निकल करके सामने आ रहा है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों में ही आप ढूंढिए। ठीक है। शारीरिक यानी सबसे पहले देखिए ये स्वस्थ है या नहीं है, आपको पता चलने लगेगा कि उसके किसी दोष का कारण क्या है। अगर शारीरिक समस्या से वो उत्पन्न नहीं हुआ है तो फिर सामाजिक प्रॉब्लम हो सकता है, यानी किसके साथ वो रह रहा है, घर में किस तरह का माहौल है, आस पड़ोस का परिवेश कैसा है, इसमें होगा। और अगर इन दोनों में ना मिले तो फिर मनोवैज्ञानिक कारण में। यानी यही तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल है किसी भी दोष के लिए, और इस बात की समझ टीचर के अंदर होनी चाहिए।
और इसकी समझ कैसे होगी? जब बाल केंद्रित शिक्षा प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा हमारा पॉइंट था शिक्षण पद्धति, टीचिंग मेथड। तो देखते हैं कि यहां पर बाल केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण की पद्धतियों का भी विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, शिक्षण की विधियों का विश्लेषण किया जाता है। और कैसा विश्लेषण होगा? मनोविज्ञान है तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होगा, यानी शिक्षण पद्धतियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना और उसमें जरूरी सुधार और उपाय को बताना। शिक्षण विधियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना और उसमें सुधार तथा अन्य उपाय बताना। जैसे टीचिंग मेथड कोई भी हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेक्चर मेथड अपर क्लासेज में ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन छोटे क्लासेज में लेक्चर मेथड इफेक्टिव नहीं है। ये बात कैसे निकल करके सामने आया? किसी ने अपने मन से तो नहीं कह दिया। इसकी इसकी मनोवैज्ञानिक एनालिसिस की गई, तब ये देखा गया कि जो बड़े बच्चे होते हैं, अपर क्लासेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने आप को जोड़ लेते हैं अपने स्कीमा पर, अपने पूर्व ज्ञान पर एक अपना कंसेप्ट खड़ा कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो उनको समस्या नहीं होती। जैसे मैं अभी आपको कोई भी चीज बोल रहा हूँ, उसको आप समझ भी रहे हैं और अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ते चले जा रहे हैं, तो आपको बात समझ में आ जा रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन यही लेक्चर अगर क्लास 5-6 के स्टूडेंट को दिया जाए तो वो कुछ भी समझेगा क्या? पहले तो बहुत सारे शब्दों में ही वो अटक जाएगा, उसको ये चीज की क्लैरिटी होगी ही नहीं। तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण शिक्षण विधियों का भी किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि कौन-कौन सी नई चीजें शामिल की जा सकती हैं, कौन-कौन से सुधार किए जा सकते हैं। और इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा पॉइंट है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण विधि को प्रयोग में लाते समय मनोविज्ञान को आधार बनाया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण विधि को प्रयोग में लाते समय बाल मनोविज्ञान को ही आधार बनाया जाता है। बाल मनोविज्ञान को ही आधार बनाया जाता है। अब बाल मनोविज्ञान को आधार बनाने का क्या मतलब है? इसका मतलब हो गया कि बालकों के मनोविज्ञान पर आधारित, ठीक है, बच्चों की जो साइकोलॉजी है उसको आधार बनाया जाता है किसी भी शिक्षण विधि को प्रयोग में लाते समय। यानी हर क्लास के लिए, हर लेवल के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड का प्रयोग करना, ठीक है। क्योंकि इन्फेंसी के समय में कोई खास तरह का मेथड इफेक्टिव होगा, जैसे खेल विधि, कहानी विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ये सारी चीजें। लेकिन जब वो चाइल्डहुड वाले क्लासेज में जाएगा तो वो बदल जाएगा। फिर जब वो एडोलेसेंस वाले समय में जाएगा तो फिर उसमें एक बार बदलाव लाना होगा आपको। हर जगह एक ही तरह का मेथड इफेक्टिव नहीं होगा। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट था मूल्यांकन एवं परीक्षण विधि, इवेल्युएशन एंड असेसमेंट। तो मूल्यांकन का मतलब होता है बालकों की प्रगति की दिशा और उनके स्तर का ज्ञान प्राप्त होना। यानी बालक किस दिशा में, किस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हैं, इस चीज को पता लगाना और अब वो किस लेवल तक पहुंचे हैं उसको समझना, ठीक है। आपको ऐसे भी कहा जाता है ना, मूल्यांकन का क्या मतलब है या परीक्षण का क्या मतलब है। तो इससे हमें किन किन चीजों का पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि वो किस दिशा में प्रोग्रेस कर रहे हैं और पहले उनका लेवल क्या था, अब वो किस लेवल पर है। इस चीज को चेक करने के लिए मूल्यांकन को प्रयोग में लाया जाता है। ये बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट है कि शिक्षा में आवश्यकता के क्षेत्रों का ज्ञान होना। यानी जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें
कौन-कौन से एरिया ऐसे हैं जहाँ पर किसी चीज़ की आवश्यकता है। उस बात की समझ, उस चीज़ की जानकारी हमें बाल केंद्रित शिक्षा से ही मिल पाती है। यानी ज़रूरत के क्षेत्रों की समझ या आवश्यकता के क्षेत्र का ज्ञान होना। और इसका लास्ट पॉइंट है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक का मूल्यांकन मनोविज्ञान के माध्यम से किया जाता है। बालकों का मूल्यांकन मनोविज्ञान के माध्यम से किया जाता है। ठीक है? अब मनोविज्ञान के माध्यम से मूल्यांकन कैसे होता है? आप आपको मैंने कई बार पहले भी बताया है और अगर आपको याद हो तो आप समझ जाएँगे जल्दी। मैंने आपको बताया था कि जब क्लास 1 और 2 के टेस्ट वगैरह होते हैं, एग्ज़ाम वगैरह होता है, तो उसमें बहुत सारे मैप को, बहुत सारे फिगर को यूज़ किया जाता है, इमेजेस को यूज़ किया जाता है। अगर आप 3, 4, 5 की बात करें तो वहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन्स होते हैं। हार्डली 1 से 2 लाइन में उसका आंसर होता है। क्लास 5, 6, 7 में जब आप जाते हैं, ठीक है? या 8 तक में, तब आप देखते हैं कि वहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इस तरह के हिसाब से प्रश्न वहाँ पर पूछा जाता है। और जब आप हायर क्लासेज में जाते हैं, तब आपको क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए कहा जाता है, एग्जामिन करने के लिए कहा जाता है, डिस्कस करने वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है? तो ये जो लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, इसका भी तो कोई आधार होगा। इसका आधार है मनोविज्ञान, क्योंकि वो कहता है कि छोटे बच्चे को अगर हम लॉन्ग आंसर लिखने के लिए देंगे, उसके पास शब्दकोश कम होता है, तो वो उतना डिटेल में लिख नहीं पाएगा। और जब हायर क्लासेज में बच्चे पहुंच जाते हैं, तो इस चीज में सक्षम हो जाते हैं कि किसी चीज की एनालिसिस कर सके, उसके पक्ष और विपक्ष के बारे में अपना मंतव्य दे सके, अपना कुछ अपनी ओर से कुछ चीजों को जोड़ सके। ठीक है? यही होता है मनोविज्ञान के आधार पर मूल्यांकन करना। और भी पक्ष इसमें शामिल है, हम लोग मूल्यांकन वाले यानी पोस्ट एक्टिव फेज में इन चीजों को देखेंगे। फिर हमारा चौथा पॉइंट था या चौथा एरिया था पाठ्यक्रम की प्रकृति, नेचर ऑफ करिकुलम। ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। यहीं पर फिलॉसफी और साइकोलॉजी का मेल देखने को आपको मिलता है। देखिए, ये तो आप समझ चुके ना कि बाल केंद्रित शिक्षा के केंद्र में कौन होता है? बालक। बाल केंद्रित शिक्षा के केंद्र में बालक होता है। तो उनकी क्षमताओं और जरूरतों के आधार पर ही पाठ्यक्रम बनाया जाता है। जो भी करिकुलम बनाया जाएगा, वो इनकी क्षमताओं को और इनकी जरूरतों को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। ये पहली विशेषता होती है, यानी बालकों की क्षमताओं और उनकी जरूरतों पर आधारित होना। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि केंद्र में किसको रखा गया? किसके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है? बच्चों के लिए की जा रही है। ठीक है? तो बच्चे की क्षमता क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, इन चीजों को ध्यान में रख करके करिकुलम बनाया जाता है। जैसे क्लास 5 का करिकुलम अगर बनाना हो या क्लास 8 का करिकुलम बनाना हो, तो कौन कौन सी चीजें रखी जाएंगी? ठीक है? तो देखा जाएगा कि क्लास 5 में जनरली एवरेज एक निकाला जाएगा कि इस उम्र के बच्चे वहां पहुंचते हैं। फिर पाया जाएगा कि अच्छा, इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं, चाइल्डहुड वाले आते हैं। तो चाइल्डहुड वाले बच्चों की विकासात्मक विशेषताएं क्या-क्या है, उन सभी चीज को ध्यान में रखा जाएगा। और फिर देखा जाएगा कि ये जो कंटेंट हम उनको देने वाले हैं करिकुलम के थ्रू, ये सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है तो उन चीजों को करिकुलम में रख दिया जाएगा, और अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसको करिकुलम से हटा दिया जाएगा या उसको नहीं रखा जाएगा। इस तरीके से करिकुलम निर्मित किया जाता है।
एनसीईआरटी जो बैठती है या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बनाया जाता है, वहां पर काम क्या होता है? यही सारे काम वहां पर किए जाते हैं। देखा जाता है कि अच्छा अपर प्राइमरी लेवल का करिकुलम बनाना है, वेरी गुड। किस उम्र के बच्चे यहाँ पर बैठते हैं? तो इस उम्र के बच्चे हैं, इनकी कौन कौन सी विकासात्मक विशेषताएं हैं। अब उसमें टिक लगाते चला जाएगा कि हाँ ठीक है, ये टॉपिक इस अवस्था के साथ मैच कर रहा है, यानी आप इसको पढ़ा सकते हैं। आपको क्या लगता है क्लास 7 तक में आप परिमेय संख्याओं को पढ़ रहे होते हैं, आप क्लास 8 में जाते जाते स्टैटिक्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस को बनाने लगते हैं, लेकिन इक्वेशन आपको नहीं पढ़ाया जाता है 7th और 8th में। क्या रीजन है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि इक्वेशन आपको क्लास 7th में या 8th में नहीं समझ में आएगा, इसीलिए उसको क्लास 10 के लिए रिजर्व रखा गया कि वो उसी लेवल के बच्चे समझ पाएंगे। और आपने एक चीज और गेस किया होगा, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स फील करते हैं इन चीजों को, कि पिछली क्लास के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इजी लगते हैं और अपने क्लास के क्वेश्चंस हमेशा आपको टफ लगते हैं। बीएड के बाद आप लोगों के साथ यही होने वाला है। फिर जो आपके जूनियर्स होंगे आप उनको बेहतर बताएंगे, अरे बीएड में कुछ नहीं है, बस इसको कर लेना है, इसको पढ़ लेना है, आपका काम हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, संज्ञानात्मक विशेषता, संज्ञानात्मक योग्यता, संज्ञान का अर्थ आखिर है क्या चीज, आपको टफ लग रहा है, समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। कल को आप समझाते नजर आएंगे, ठीक है, 1 साल बाद। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। आपका अपना एक लेवल होता है, उस लेवल को ध्यान में रख करके किसी भी जगह का करिकुलम बनाया जाता है। और स्पेशली जब बच्चे को केंद्र में रखा जा रहा है तो बच्चे की क्षमताओं को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो इसका स्वरूप है, उस स्वरूप को हम लोग कुछ खास पॉइंट में देख सकते हैं। ठीक है, ABCD करके आप इस पॉइंट को चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहला है कि पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना। पूर्व ज्ञान पर आधारित लिखिए, बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। दूसरा है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, रुचियों पर आधारित। रुचियों पर आधारित, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, यानी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए करिकुलम कि मार मार के तुमको हम याद करा ही देंगे, ये चीज नहीं। जितना कर सकता है उतना रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। फिर उससे जरूरी कुछ चीजों को आप अगले कक्षा में रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट है जीवन उपयोगी। जीवन उपयोगी, इसके बाद सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप। सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला। राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला, टू डेवलप द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म या नेशनलिटी। इसके बाद सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। नेक्स्ट है बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप। बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
तो ये सारी जो विशेषताएँ थी वो पाठ्यक्रम की प्रकृति वाले पॉइंट के अंतर्गत थी। और लास्ट हमारा जो पॉइंट था 5वां वो था व्यवस्थापन एवं अनुशासन का प्रयोग। यानी इसके अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताओं को हम लोगों को देखना है। तो सीधी-सीधी बात है कि जो कुछ भी व्यवस्था आप कर रहे हैं, जो भी अरेंजमेंट आप कर रहे हैं या डिसिप्लिन जैसा आप रखना चाह रहे हैं, इसके लिए भी बच्चों को ही केंद्र में रखा जाना चाहिए। ठीक है? यानी अनुशासन बनाए रखने के लिए आप मनोविज्ञान सहायक को अपॉइंट कर सकते हैं। वो बच्चों के साइकोलॉजी को समझेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको कहेगा कि इस तरीके से आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। कोई ऐसा माहौल निर्मित नहीं होने देगा क्लास में या स्कूल में कि जहाँ पर बच्चे मतलब भय को फ़ील करें, डरें। डरा-धमका करके अनुशासन को नहीं रखना है। बच्चों के मनोविज्ञान के अनुसार ही वहाँ पर अनुशासन की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है? और जब बाल केंद्रित नहीं रहता होगा तब कैसा डिसिप्लिन होता होगा? कि गुरुजी को देखते सहित बच्चे ऑटोमैटिक डिसिप्लिन्ड हो जाते होंगे। ठीक है? या फिर उनकी छड़ी दिखाई पड़ी, क्लास में शोरगुल शांत। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ करना ही नहीं है। आप बच्चों के मनोविज्ञान को समझिए, बहुत से बहुत उसके लिए आप एक काउंसलर को अपॉइंट कर लीजिए, वो आपको बताएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप डिसिप्लिन वगैरह को मेंटेन कर सकते हैं। और अरेंजमेंट की जहाँ तक बात है, व्यवस्थापन की बात है, तो मनोविज्ञान के आधार पर व्यवस्थापन कैसा होगा? बच्चे को जो चीज़ें पसंद आती हों, जो बच्चों के ध्यान को खींचती हो, ऐसी चीज़ों से स्कूल को डेकोरेट करना, इसी तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट को लगाना, ठीक है? यानी किसी भी काम को आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर केंद्र में बच्चे को रखेंगे कि ठीक है, बोर्ड से बेंच की दूरी ऐसी होनी चाहिए या क्लास में बेंच का अरेंजमेंट ऐसा हो जहाँ से बोर्ड जो है वो सबको बराबर मात्रा में दिखे। आप अगर बैठा रहे हैं तो जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है उसको आप मूविंग एरिया की ओर बैठाएंगे। इधर टीचर मूव कर रहा होता है ताकि टीचर आगे बढ़ते समय घूमते समय हर बच्चे के कॉपी पे एक सरसरी निगाह डालकर देख सके कि बच्चे उसको लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। और इससे भी बड़ा चीज कि आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, उनका मनोविज्ञान कैसा होता है। और इन चीज़ों को जब आप समझ लेंगे तो आप जब पढ़ाने के लिए वहाँ प्रवेश करेंगे, बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि कब उसका पूरा पीरियड निकल गया, 40 मिनट कैसे बीत गया उसको पता ही नहीं चलेगा और आपके क्लास में डिसिप्लिन की समस्या नहीं होगी। ठीक है? तो मनोविज्ञान इन सभी क्षेत्र में हमारा बहुत बड़ा सहयोगी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे अपने फ़ायदे में यूज़ कर पाते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्लास में जो कि एक्सपेक्टेड है मंडे को, उस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। आज के सेशन से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन्स हैं, वो अभी आप पूछ सकते हैं।